नमस्कार, सुदर्शन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार और आप देख रहे हैं जवाब तो चाहिए। जवाब तो चाहिए में आज हम बात करेंगे हिंदुस्तान को विश्व गुरु बनाने की दिशा में प्रधानमंत्री मोदी के बढ़ते कदम की। 2.5 वर्षों से चल रहे रूस यूक्रेन युद्ध को खत्म होने के आसार दूर दूर तक नजर नहीं आ रहे। रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध विराम के लिए अभी तक कोई गंभीर पहल किसी भी देश की ओर से नहीं की गई है, या यूं कहें कि विश्व का कोई भी देश या लीडर उस स्थिति में नहीं है कि जो इस युद्ध में मध्यस्थ की भूमिका निभा सके और दोनों ही देश उनकी भूमिका को स्वीकार भी करें। तुर्की ने सबसे पहले यह प्रयास किया था, लेकिन प्रयास सफल नहीं रहा। यूक्रेन जिस अमेरिका या जो बाइडेन के दम पर इस युद्ध को 2.5 वर्षों तक खींच पाया है, उसका दम भी अब जल्द ही निकलने वाला है। अमेरिका में जो बाइडेन को चुनाव के रेस से बाहर कर दिया गया है, उसकी जगह पे कमला हैरिस ने स्थान लिया है। वो अब चुनाव लड़ रही है, डेमोक्रेटिक। डोनाल्ड ट्रंप ने पहले ही घोषणा कर दी है कि वो रूस के खिलाफ युद्ध में यूक्रेन को मदद करने के पक्ष में नहीं है। मतलब ये कि डोनाल्ड ट्रंप युद्ध के लिए जो सपोर्ट जो बाइडेन के समय अमेरिका से यूक्रेन को मिलता था, वह उसे आगे रोक देंगे। कमला हैरिस ने अभी स्थिति साफ नहीं की है, लेकिन अमेरिका डीप स्टेट को उन पर उतना यकीन नहीं है कि वह युद्ध में जो बाइडेन की तरह ही यूक्रेन को आगे बढ़कर हर तरीके से सपोर्ट करेंगी। अमेरिका में 5 नवंबर को चुनाव होने हैं, जिसका नतीजा तुरंत 1 सप्ताह के भीतर या 2 दिन के भीतर भी कभी कभी निकल जाता है। इसका मतलब साफ है कि यूक्रेन के पास युद्ध विराम के लिए बात करने के लिए सिर्फ 5 नवंबर या मैक्सिमम दिसंबर तक का समय है। अमेरिका या नाटो देश का समर्थन हटते ही रूस यूक्रेन पर हमले तेज कर देगा और 2 से 3 सप्ताह के भीतर ही फैसला कर देने की स्थिति में आ जाएगा। जेलेंस्की डरे हुए हैं। मोदी से मुलाकात के समय उनके चेहरे के भाव और उनका बॉडी लैंग्वेज साफ दर्शाता है कि उन्हें भी इस बात का अंदेशा है। शांति या युद्ध विराम की जरूरत जेलेंस्की को है, ना कि पुतिन को। युद्ध विराम हो या नहीं हो, पुतिन को कोई खास फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मोदी के आत्मविश्वास को देखकर लगता है कि पुतिन के साथ निजी मुलाकात में पुतिन ने मोदी को शायद इस मध्यस्थता के लिए हामी भर दी है। तभी मोदी यूक्रेन जाने को तैयार हुए हैं। जाहिर है युद्ध की प्रमुख वजह यूक्रेन में नाटो की मौजूदगी है, जिसे रूस किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेगा। और वर्तमान वैश्विक परिस्थिति में यदि अमेरिका अपना कदम पीछे खींचता है, तो नाटो के दूसरे सदस्य देश भी यूक्रेन को आगे मदद करने की स्थिति में शायद ही रहे। वो भी धीरे धीरे अपने समर्थन या अपने कदम जो है वापस ले लेंगे। ऐसे में इस युद्ध पर विराम लगाने के लिए यूक्रेन मोदी की तरफ आस भरी नजरों से देख रहा है। आज अपने प्रोग्राम में हम चर्चा करेंगे कि यूएसए यानी यूएस चुनाव से रूस यूक्रेन युद्ध का क्या संबंध है। क्या अमेरिका में चुनाव के नतीजे तय करेंगे यूक्रेन का भविष्य? क्या युद्ध विराम के लिए मोदी की मध्यस्थता को है पुतिन की सहमति? क्या मोदी और पुतिन के बीच यूक्रेन को लेकर कोई डील हुई है? मोदी और जेलेंस्की के बीच अकेले में क्या बात हुई? क्या पुतिन की शर्तों पर ही होगा युद्ध विराम? करेंगे चर्चा, और चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए हमारे साथ कुछ मेहमान होंगे, उनसे मैं आपसे परिचय कराऊंगा आपका। लेकिन पहले एक छोटी सी रिपोर्ट देखते हैं। रिपोर्ट के बाद मेहमानों से परिचय कराएंगे, फिर चर्चा की शुरुआत करेंगे। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हम चर्चा कर रहे थे रूस यूक्रेन युद्ध विराम में मोदी शरणम गच्छामि, यानी पूरी दुनिया जो हो मोदी की तरफ देख रहा है, यूक्रेन खास तौर पे, और मोदी की शरण में आने के बाद ही जो युद्ध विराम जो हो संभवेगा, इस तरीके का मैसेज जा रहा है। हालांकि इस मोदी के इस पोजीशन से विपक्ष जो है वो थोड़ा सा घबराया हुआ है, क्योंकि मोदी का कद अगर बढ़ता है किसी भी तरीके से, तो उसका पॉलिटिकल नुकसान जो है वो विपक्ष को होगा। शायद यह एक मुख्य वजह है जिसकी वजह से विरोध किया जा रहा है। मैं वापस एक बार चलूंगा अपने पैनलिस्ट के पास। हमारे कांग्रेस से जो हमारे आशीष जी हमारे साथ, आशीष कोटारिया जो हमारे साथ है। आशीष जी, आप कुछ बोलना चाह रहे थे, मैंने आपको बीच में रोक दिया था क्योंकि मैं बीच में डिबेट को ओवरलैप नहीं करता। आप जो कहना चाहते हैं आप बोलिए, उसका जवाब मैं विदु रावल जी से लूंगा। जी आशीष जी। हम नरेंद्र मोदी जी से भयभीत नहीं है। यदि देश के प्रधानमंत्री वैश्विक स्तर पर जाके भारत की संप्रभुता का नाम रोशन करते हैं, तो कांग्रेस पार्टी को कोई आपत्ति नहीं है। किंतु स्वयं के देश के अंदरूनी मामलों को, विशेष तौर पर एथनिक ओरिएंटेड कॉन्फ्लिक्ट को छोड़कर जब वे दूसरे देश का दौरा करते हैं, तब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी को आपत्ति है कि हमारी संप्रभुता और टेरिटोरियल इंटीग्रिटी के ऊपर कोई अन्य देश यदि प्रश्न चिन्ह खड़ा करेगा तो यह कौन कर रहा है ये दूसरी बात। हाँ, दूसरी बात ये बात कर रहे थे कि नरेंद्र मोदी जी यूक्रेन गए हैं, वहां जेलेंस्की के साथ मुलाकात की, अच्छी बात है, डिप्लोमेटिक टाइट प्रोट है, बैलेंस डिप्लोमेसी को एस्टैब्लिश करने का अच्छा इनिशिएटिव है।
लेकिन यही नरेंद्र मोदी जी की सरकार जब यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में रिजोल्यूशन पास हो रहा था कि टू कंडेम द रशियाज इन्वेजन ऑफ द यूक्रेन, तब नरेंद्र मोदी जी यानी कि हमारे रिप्रेजेंटेटिव ने यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में एब्सटेंशन फ्रॉम द वोटिंग पॉलिसी को अडॉप्ट किया था, व्हिच मींस वी डिड नॉट वोटेड अगेंस्ट द रशियाज इन्वेजन ऑफ द यूक्रेन। तो क्या कांग्रेस की सरकार रहती तो क्या वोट करती? कांग्रेस की सरकार रहती तो क्या वो एब्स्टेन नहीं करती? आप ये कह रहे हैं सर? हम हमारी गजब बात कर रहे हैं। ये तो ये विदेश नीति की बात है, आप गजब बात कर रहे हैं। आशीष जी देखिए, आपसी लड़ाई को सीमा के बाहर नहीं ले जाना चाहिए। ये आपसी लड़ाई है। सुन लीजिए, मुझे समझाने दीजिए। हमारे देश की विदेश नीति कार्य करती है नॉन अलाइन मूवमेंट पर। हम कदापि किसी देश का पक्ष नहीं ले सकते, किंतु जब देश में आप देख सकते हैं कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर किस प्रकार से, ये भी बताने दीजिए अपनी ही बात का आपने ये किया। मुझे लगता है कमर आगा साहब ज्यादा बेहतर बता पाएंगे। कमर आगा साहब, आप सुन रहे हैं, क्या आपको लगता है जो कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे हैं लॉजिकल है? कांग्रेस अगर मोदी जी की जगह है, मुझे लग रहा है कि कोई भी प्रधानमंत्री होता तो यही स्टैंड होता उनका। यही स्टैंड होता। कांग्रेस की ये पॉलिसी नहीं है कि रशिया को कंडेम करती। कांग्रेस पार्टी कभी नहीं ऐसा स्टेप लेती। हमारे बहुत पुराने उनके साथ संबंध हैं। और दूसरी बात ये कि भारत इस झगड़े में नहीं पड़ना चाहता था। भारत अकेला नहीं है। जो ग्लोबल साउथ के अधिकतर देश हैं वो भारत के साथ, उन सब ने एब्सटेन किया जनरल असेंबली में भी। तो भारत का ये स्टैंड जो था अधिकतर देशों में, आप ज्यादातर देख लें, चाहे सऊदी अरेबिया जो कि बहुत घनिष्ठ मुल्क है अमेरिका का, उसने भी रशिया के इस युद्ध का खंडन नहीं किया, उसको भी कंडेम नहीं किया। और इसके अलावा दूसरे भी जितने देश हैं, अरब देश हों या दूसरे देश हों, इसमें बहुत कम देश हैं जो रशिया के खिलाफ बोले हैं यूरोप के अलावा। ये एक चार्ज है। और कांग्रेस पार्टी की ये पॉलिसी या नीति मुझे नहीं लगती कि होती। अगर वो होती सत्ता में तो वो भी इस बात यही स्टैंड लेते। बिल्कुल मोदी जी ने ली। बिल्कुल कमर साहब, मुझे लग रहा है कि जो विदेश नीति होती है, विदेश नीति कोई एक दिन में तैयार नहीं होती है। कोई भी सरकार आकर के, ये एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। और मुझे लगता है कि जो पुरानी सरकारों में जो विदेश नीतियां चल रही थी, उसी को कुछ मॉडिफिकेशन के साथ मोदी सरकार ने भी आगे बढ़ाया है। और इसलिए मोदी सरकार रहे, चाहे कांग्रेस की सरकार रहे, चाहे तीसरी कोई भी सरकार रहे, अभी जो स्टैंड लिया है मेरे ख्याल से भारत का स्टैंड वही होना चाहिए, क्योंकि ये भारत का स्टैंड होता है, किसी पार्टी का स्टैंड नहीं होता है। प्रोफेसर विदु रावल जी कुछ बोलना चाह रहे हैं। रावल जी, मैं बड़ी डिसरिस्पेक्टफुली, मैं माफी चाहूंगा, बड़ी रिस्पेक्टफुली जो है डिसएग्री करता हूं। कमल आगा जी को हम बचपन से सुनते, उनको देखते आए हैं। मैं आई फाइंड कि ऐसा नहीं होता। इसके लिए गट्स चाहिए। जब आफ्टर द फॉल ऑफ यूएसएसआर, जब यूएसएसआर जो है रशिया बन गया, उसके बाद से भारत धीरे धीरे से किस प्रकार से खुद को देख रहा था अमेरिका के पाले में जाता हुआ। ऐसी स्थिति में मैं नहीं लगता कि कोई कांग्रेसी सरकार ये गट्स दिखा पाती अंकल सैम के सामने खड़े होकर एब्स्टेन करने का। इसी प्रकार से जब ये भारत रूस के खेमे में, खुद को नॉन अलाइंड बोलते हुए रूस के खेमे में खड़ा दिखता था, तब मुझे नहीं लगता कि कोई कांग्रेसी सरकार ये गट्स दिखा पाती कि रूस का जिससे युद्ध हो रहा है उस यूक्रेन की भूमि पर पैर रखे। मैं एक केस इन पॉइंट बता सकता हूं। ऐसा कब हुआ था? खाड़ी युद्ध जब हुआ था, उस समय भारत के जब नागरिक स्ट्रैंडेड थे तो किन कारणों से दिक्कत आ रही थी, इसका एक बार विवेचना कर लीजिए। पता चल जाएगा भारत के अंदर किस प्रकार की पूंछ पैर के बीच में दबाने वाली कांग्रेस सरकारें रही हैं। उसमें और आज में ये बिल्कुल ठीक है। ये बड़े पहले समय से सुनते आ रहे हैं कि विदेश नीति एक कॉन्टिन्यूअस स्टेप होती है, लेकिन मोदी सरकार आने के बाद एक टेक्टोनिक शिफ्ट हुआ है। टेक्टोनिक शिफ्ट है ये। और टेक्टोनिक शिफ्ट क्या है कि भारत पहले जो है दूसरे देशों के दबाव में राजनीति करता था। उसके बाद जो है भारत जो है आज के समय मोदी युग में जो है भारत अपनी शर्तों पर करता है। भारत अगर सस्ता तेल यूक्रेन से मिलता है तो भारतीयों को और भारत को लाभ पहुंचाने के लिए सस्ता तेल रूस से भी खरीदने के लिए खड़ा है। बेशक पूरी दुनिया उसके बारे में समय की कमी है सर, समय की कमी है हमारे पास। आपने चूंकि आगा साहब की बात पे आपत्ति जताई, मैं चाहता हूं आगा साहब कुछ बताना चाहेंगे। आगा साहब नहीं, अच्छी बात बताई। कोई मैं प्रॉफिट तो हूं नहीं कि मैं जो कहूंगा वो सही होगा। लेकिन ये है कि मैं समझता हूँ कि कांग्रेस पार्टी अगर सत्ता में होती तो यही स्टैंड लेता जो मोदी जी ने लिया था। और ये देश की हित की बात है। और भारत की जो राजनीति है मोदी जी की खासतौर से, वो है कि नेशनल इंटरेस्ट यानी भारत के हित में काम करना
और इसी को देखते हुए भारत के ऊपर बहुत प्रेशर आया था कि वो रशिया से तेल न ले, मगर उसके बाद भी भारत ने तेल रशिया से लिया। और उसके अलावा यही नहीं, बल्कि मोदी जी स्वयं रशिया गए भी, गले भी मिले उनसे, और उसको उन्हीं ने आके डिफेंड भी किया। और फिर उसके बाद वो बाद में अब यूक्रेन भी गए हैं, यूक्रेन में भी उन्हीं ने वहां जाके मिले और बात की, ताकि दुनिया को ये बताना चाह रहे थे, मेरा ख्याल है, कि देखिए हम पक्ष में नहीं है, हम अमन शांति चाहते हैं। बिल्कुल अमन शांति चाहते हैं और जो रास्ता है वो अमन शांति से ही निकल सकता है। खासकर उन्होंने यह भी कहा कि युद्ध के मैदान में और बारूद और गोले के बीच में कोई भी शांति वार्ता जो है वो सफल नहीं होती है। मुझे लग रहा है कि इस मैसेज को पूरी दुनिया ने समझा होगा। मैं एक बार आशीष जी के पास वापस चलता हूँ। आशीष जी, क्या आपको, जी विधु जी मैं आऊँगा आपके पास, 2 मिनट कुछ आशीष जी बोलना चाह रहे थे, बीच में रोका था मैंने इनको। आशीष जी अपनी बात पूरी कर लीजिए, फिर मैं विधु रावल जी के पास जाऊँगा। देखिए, अवश्य हमारी बात यही थी कि जब आप नॉन अलाइंड मूवमेंट की बात करते हैं तो उसी विदेश नीति पर कायम रहना चाहिए। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में आपका आप उसी चीज को रिपीट कर रहे हैं। देखिए, नहीं मैं रिपीट नहीं कर रहा हूं सर, दुनिया मुझे एक ही इंटरकनेक्ट करने दीजिए। 1 मिनट सर, आप इंटरप्ट मत कीजिए। ठीक है, चलिए बोलिए। दूसरी बात, जब आप बात कर रहे थे कि मोदी सरकार आने के बाद सर्वप्रथम तो यह एनडीए सरकार है, और आप विदेश नीति की बात कर रहे थे, मुझे बताइए आज भारत के पड़ोसी मुल्क के साथ कौन सा ऐसा देश है जिनके साथ हमारे विदेशी संबंध अच्छे हैं? पाकिस्तान की तो बात दरकिनार कर सकते हैं, श्रीलंका ले लीजिए, म्यांमार ले लीजिए, मालदीव ले लीजिए, बांग्लादेश तक ले लीजिए, कि क्या हालात वहां पर पैदा हुए थे? इसके लिए कौन जिम्मेदार है बताइए? आप जब विदेश नीति की बात करते हैं तो यह विदेश नीति नरेंद्र मोदी जी ने खड़े की है पिछले इतने वर्षों में, और यूपीए का कार्यकाल देख लीजिए वर्ष 2000 सबका देखने का अपना अलग अलग नजरिया होता है। प्रोफेसर विधु रावल जी हमारे साथ हैं, वो जवाब दे देंगे आपको। रावल साहब, दो छोटी छोटी सी केवल बातें। भारत ने पोखरण 1 किया था, हमने परमाणु परीक्षण किया था, और उसके बाद किस प्रकार से वैश्विक दबाव के अंदर आकर श्रीमती इंदिरा गांधी जी, द आयरन लेडी, दैट्स व्हाट कांग्रेस कॉल हर, वो जो है पूरी दुनिया के सामने ये सफाइयां देती फिरी थी कि ये सिविलियन न्यूक्लियर प्रोग्राम, प्लीज 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 रुक जाइए आप। बिल्कुल देखिए हमारे पास समय की कमी है, 30 सेकंड में प्रोग्राम को वाइंड अप करना, जल्दी आप कहिए प्लीज। उसके बाद जो है, उसके बाद अगले 20 साल तक हमने एक 1971 में पाकिस्तान जो हार चुका था युद्ध, जिसने कहा था पाकिस्तान विल ईट ग्रास बट मेक एटम बम, हमने उसको मौका दिया। जब तक पोखरण 2 हुआ तब तक पाकिस्तान ने भी तब तक न्यूक्लियर अपने बम्स जो है, एटम बम्स जो है डेवलप कर लिए। दूसरा छोटी सी बात ये है, ये जो नॉन अलाइंड की बात करते हैं ना मूवमेंट, ये केवल लकीर की फकीर की बात करते हैं। भारत अपनी शर्तों पर कर पाया इसलिए क्योंकि भारत ने गट्स दिखाए हैं, और भारतीयों ने बिल्कुल भारत ने गट्स दिखाया है, इसीलिए अपनी शर्तों पे ये सारी चीजें कर पाए। हमारे साथ जुड़ने के लिए आशीष जी आपका, विधु रावल जी आपका, और कमर आगा जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े और अपनी महत्वपूर्ण बातें हमारे दर्शकों के साथ आपने साझा की। हमारे जितने भी दर्शक इस प्रोग्राम को देख रहे होंगे उनको पता चल रहा हो कि भारत ने जो भी किया वो अपनी शर्तों पर किया, और पूरी दुनिया ही नहीं, केवल जेलेंस्की नहीं, पूरी दुनिया भारत की तरफ बड़ी उम्मीद भरी नजर से देख रही है कि अगर कोई युद्ध विराम कर सकता है तो सिर्फ और सिर्फ जो है वो भारत कर सकता है, मोदी कर सकता है, और पूरी दुनिया इसी नजर से अभी इस पूरे जेलेंस्की आस भरी नजर से मोदी की तरफ देख रहा है, क्योंकि उनके पास जो है कोई दूसरा चारा नहीं है। अगर 5 नवंबर से पहले कोई रास्ता नहीं निकलता है तो यूक्रेन की तबाही तय है। और ऐसे में आगे क्या स्थिति होगा, और इस यूक्रेन और रूस के बीच में जो युद्ध चल रहा है उसका असर कमोबेश सभी देशों पे पड़ रहा है। भारत पे भी पड़ रहा है, यूरोप पे, अमेरिका पे, रूस पे और यूक्रेन पे तो पड़ ही रहा है। करेंगे चर्चा, और चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए 3 मेहमान हमारे साथ होंगे, उनसे मैं आपका परिचय करा दूं। हमारे साथ विधु रावल जी होंगे जो कि बीजेपी के प्रवक्ता जी हैं, विधु रावल। उसके अलावा आशीष कोठारिया होंगे कांग्रेस के प्रवक्ता की तरफ से, और विदेश मामलों के जानकार कमर आगा साहब हमारे साथ होंगे। सभी मेहमानों का स्वागत है। और अभी 2 मेहमान हमारे साथ, कमर आगा साहब और विधु रावल साहब शायद अभी जुड़ नहीं पाए, थोड़ी देर में जुड़ेंगे, लेकिन अभी आशीष कोठारिया जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता। उन्हीं से मैं इस चर्चा की शुरुआत करूंगा। आशीष जी, अगर आपको मेरी आवाज़ मिल रही है तो मेरा सबसे पहला सवाल ये है कि बीजेपी की इस यात्रा को लेकर के कांग्रेस जो है वो आलोचना कर रही है। उनका कहना है कि अपने घर में जो स्थिति है उसको देखने की बजाय जो है वो दूसरे के घर में क्या चल रहा है उसे ठीक करने में लगे हुए हैं। मोदी को पहले अपने घर में ठीक करना चाहिए। क्या आपको लगता है कि विदेश नीति जो है भारत की, या विदेश नीति जो है मोदी सरकार की, उसमें कोई खामी है, और या आपको ये लगता है कि विदेश नीति के मामले में विपक्ष को देश का साथ देना चाहिए, क्योंकि विदेश नीति में राजनीति नहीं होनी चाहिए? देखिए, विदेश नीति में कदापि राजनीति नहीं होनी चाहिए, इस बात से मैं पूर्णतया आपकी बात का समर्थन करता हूं और सहमत हूं।
किंतु जहां तक बात है देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो यूक्रेन जाके आए, शांति वार्ता की बात कर रहे थे कि रशिया और यूक्रेन को शांति वार्ता स्थापित करनी चाहिए, 5 नवंबर का समय निर्धारित किया गया। इन सभी प्रकार के समझौतों को हम एक बैलेंस्ड डिप्लोमेसी कहते हैं कि जो इंटरनेशनल रूल बेस्ड वर्ल्ड ऑर्डर को एस्टैब्लिश करने के लिए बैलेंस्ड डिप्लोमेसी के वेपन का यूज किया जाता है। लेकिन मुझे इस प्रश्न का उत्तर दीजिए कि पिछले 8 महीनों से देश का ही उत्तर पूर्वी राज्य मणिपुर जल रहा है, 200 से भी अधिक लोगों की मौतें हो चुकी है, 60,000 से भी अत्यधिक लोग विस्थापित हो चुके हैं। उसके पश्चात भी देश के प्रधानमंत्री जी के पास स्वयं के देश के राज्य मणिपुर का विजिट करने का समय नहीं है, किंतु कीव जाकर शांति वार्ता स्थापित करने की बात कर रहे हैं। ये केवल कांग्रेस पार्टी का आक्षेप नहीं है, पूरा अंतरराष्ट्रीय मीडिया भारतीय जनता पार्टी के ऊपर तीखे प्रश्न खड़े कर रहा है कि जब आपके देश के भीतर स्वयं इतने बड़े स्तर पर हिंसा जारी है, किंतु उसके पश्चात भी क्यों वे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर शांति वार्ता स्थापित करने के प्रयास कर रहे हैं। आशीष जी, आपके हिसाब से प्रधानमंत्री को इस समय में मणिपुर में क्या करना चाहिए जो नहीं कर रहे हैं? क्या मणिपुर में प्रधानमंत्री के दौरे से सब कुछ ठीक हो जाएगा, या जो सरकार की तरफ से पहल की जा रही है, जो मंत्रालय की तरफ से पहल की जा रही है, जो वहाँ के चीफ मिनिस्टर वहाँ पर शांति बहाल करने के लिए जो काम कर रहे हैं, जो मशीनरी जो सरकार की है वो जो काम कर रहे हैं, वो आपके हिसाब से नाकाफ़ी है? मतलब इसमें उलझ करके विदेश नीति को ताक पर रख दिया जाए और मणिपुर की सारी चीज़ें होती रहे और उसमें प्रधानमंत्री जाते रहे, इसी से विपक्ष संतुष्ट हो जाएगा? देखिए, यहाँ पर प्रश्न विपक्ष के संतुष्ट होने की बात का नहीं है। प्रमुख प्रश्न है कि देश के प्रधानमंत्री जी इतने महीनों से मणिपुर क्यों नहीं गए। ये तो वर्तमान दौरा है जब प्रधानमंत्री जी यूक्रेन के दौरे पर थे, अपने विदेशी राजनीतिक दौरे पर, किंतु पिछले पता नहीं 8 माह से आप सारे लोग प्रधानमंत्री के मणिपुर जाने पर क्यों टिके हुए रहते हैं, उससे आगे क्यों नहीं निकलते हैं? वहां पर काम हो रहा है कि नहीं, वहां पर शांति बहाल हो रही है कि नहीं, सरकार की मशीनरी काम कर रही है कि नहीं, इस पे ध्यान देना चाहिए ना। विदु रावल जी हमारे साथ जुड़ गए, ठीक है, आपने जो सवाल खड़े किए। एक मिनट, हमें कोई आपत्ति नहीं है यदि प्रधानमंत्री जी के बिना दौरा वहां किए शांति स्थापित और बहाल होती है तो, किंतु प्रश्न यह है कि 8 महीने हो गए, क्या देश के प्रधानमंत्री जी को स्वयं क्या देश का जो एक अभिन्न राज्य है उस राज्य का दौरा करने का समय नहीं है? क्या आपने वो चित्र नहीं देखे? ठीक है, बार-बार आप एक ही चीज आशीष आप कह रहे हैं, वही चीज रिपीट कर रहे हैं। विदु रावल जी आपकी बात को सुन रहे हैं, बताएंगे। विदु रावल जी, क्या जवाब है आपका? प्रधानमंत्री मणिपुर नहीं जा रहे हैं, यूक्रेन में मध्यस्थता करने के लिए जा रहे हैं, इस पे आपत्ति है, क्या जवाब है? विदु रावल जी, मेरी आवाज ठीक ठाक आ रही है? आ रही विदु जी। मुकेश जी, आपने एक बड़ा महत्वपूर्ण विषय भारत के लिए और आम भारतीयों के लिए, भारत से प्यार करने वालों के लिए गौरवान्वित करने वाला एक विषय रखा, और कितनी चतुराई से वो कांग्रेसी जिन्होंने 50-50 साल से मणिपुर जैसे उत्तर पूर्व के राज्यों को जला के रखा हुआ था, वो आपकी डिबेट को डिरेल करने का प्रयास कर गए। और पहली स्टेटमेंट में ही, जहां बात तो यूक्रेन के अंदर भारत की जो कूटनीतिक सफलता है और जो रूस के अंदर और वैश्विक कूटनीति में भारत की सफलता, उस पर चर्चा होनी चाहिए। कितनी चतुराई से, या यूं कहूं कि कितने ही मैं बेहतर शब्द का उपयोग करना चाहता हूं आपकी डिबेट में, लेकिन मन के भाव कुछ और कह रहे हैं, मैं वो शब्द का उपयोग नहीं करना चाह रहा। लोग समझ गए आपके भाव को, समझ दर्शक भी समझ गए होंगे। मणिपुर जला है, ये हम सब के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है, भारतीय होने के नाते दिल में पीड़ है। लेकिन मणिपुर की लाशों के ऊपर जो गिद्धों की तरह रक्त पिपासु गिद्ध जो इन लाशों के ऊपर जो है अपनी राजनीति सफर तय करना चाहते हैं, अपनी प्यास बुझाना चाहते हैं, वो शर्मनाक इससे ज्यादा है। जब हम सत्ता में आए थे ना 2014 में 26 मई को, जब हमने इनहेरिट किया था, तो मणिपुर के बाहर बहुत लंबी लंबी ब्लॉकेड लगी हुई थी। 12,000 रुपए, बिल्कुल ठीक कहा, 12,000 रुपए का सिलेंडर जाता था मणिपुर में। और क्योंकि मुकेश जी मैं बात यूक्रेन की करना चाहता था, लेकिन क्योंकि ये अपने साथी ने डिरेल कर दिया, पहले मणिपुर की बात करूंगा और फिर यूक्रेन का भी मुझे अवसर तुरंत ही दीजिएगा। मैं बताना चाहूंगा कि किस प्रकार से क्या करते थे ये। पूरा उत्तर पूर्व जो है जलाया हुआ था, कहीं उल्फा आतंकवादी होते थे, कहीं MNF के आतंकवादी होते थे, उनकी मेन स्ट्रीमिंग नहीं हो पाई थी। 50-50 साल तक से वहां जल रहा था। एक साल के अंदर मणिपुर में औसतन 231 दिनों तक कर्फ्यू रहा करता था। 50 सालों की औसत बता रहा हूं मैं। ये आशीष जी अभी पैदा नहीं हुए, 2014 से पहले पैदा हुए होंगे, और उस समय मोदी जी देश के पहले प्रधानमंत्री नहीं है, मोदी जी से पहले भी प्रधानमंत्री रहे होंगे।
वो वहां पर जाकर क्या करते थे वो भी बताता हूँ। वो जाते, अच्छा जाना भी बड़ा महत्वपूर्ण है। मोदी जी जब से देश के प्रधानमंत्री बने हैं तब से अब तक 60 से अधिक बार उनकी पूर्वोत्तर के राज्यों में, 7 सिस्टर्स में उनकी यात्रा हुई है। बिल्कुल। पूरे कांग्रेस के सभी मिलकर 30 यात्राएं, नहीं कि इनके इतने सारे 4-4 तो खानदानी बन गए, और 60-60 साल तक हिंदुस्तान पर राज कर, यानी 10 साल में तो 60 हो गई, और 60 साल में 30 यात्राएं मोदी से आधी भी नहीं कर पाए। ये यहां हमसे आकर सवाल पूछते हैं। अब ये तो हो गया इनकी बात का विराम। अब विषय आता है यहां पर यूक्रेन के। यूक्रेन पे मैं आऊंगा प्रोफेसर। नहीं मुकेश जी, ये नहीं, कमर आगा साहब चूंकि हमारे पास आ गए हैं, वो ठीक है। मैंने आपके प्रश्न ठीक है, चलिए मैं चाहता तो डॉज कर देता नहीं, सवाल को, लेकिन मैंने ईमानदारी से पहले उस उत्तर को किया। अब मैं आज के विषय पर बात करना चाहता हूं। देखिए, ये हर भारतीय के लिए, भारतीय वो जो भारत से प्यार करे, वो नहीं जो सोनिया माता से प्यार करे केवल। यहाँ वंदे माता रोम है, सोनिया माता रोम वंदे मातरम है, ये वंदे माता रोम करने वाले लोग हैं। भारत से प्यार करने वाले हर व्यक्ति को आज घर, चुप रहिए एक बार आशीष जी, मैं आऊंगा आपके पास, आपको पूरा समय देंगे, आपको पूरा समय देंगे, मुझे मेरी बात पूरा समय देंगे आशीष जी जवाब देने के लिए समय मिलेगा। बीच में मत बोलिए प्लीज, हमारे डिबेट में बीच में ओवरलैपिंग नहीं चलती है। आशीष प्लीज जी, अपने समय बोलिएगा ना, अपने समय बोलिएगा। हाँ ठीक है, भारत माता की जय भी बोला करो कभी कभी, सोनिया माता की बहुत जय बोलते हो। अच्छा सुनिए, देखिए ये हर देशवासी के लिए, क्या ऐसा कभी किसी ने सोच सके थे? हमें तो थर्ड वर्ल्ड कंट्री बना के रखा हुआ था, कोने में रख दिया जाता था, 2 लोग अपने आपस में कॉलोनियल डिनर बांटकर चले जाया करते थे। अरे आज भारत अपनी शर्तों पर कूटनीति कर रहा है। मैं एक छोटा सा इंस्टेंस बताना चाहता हूं, क्योंकि बाकी आपने पैकेज में डाल दिया। 1962 में जब भारत का और चीन का युद्ध हो रहा था ना, जब व्हेन ही द ग्रेट पंडित नेहरू सेड कि माय हार्ट गोज आउट टू द पीपल ऑफ असम, उस समय की बात बता रहा हूं। भारत हर जगह से मदद मांग रहा था, कोई मदद के लिए तैयार नहीं था। एक देश निकल कर आया था, इजराइल से हमने हथियार मांगे थे, इजराइल तैयार हो गया था। लेकिन भारत के अंदर की जो राजनीति थी, उसने ये कहा कि इजराइल के विमान जो हमारे लिए लेकर आए अपना हथियार, उस पर इजराइल का झंडा नहीं लेकर आए। इजराइल ने मना कर दिया, बोले आपको अपनी संप्रभुता से अधिक जो है अपनी इंटरनल पॉलिटिक्स की चिंता है। नेहरू जी ने भारत की पॉलिटिक्स के बलि चढ़ा दिया, भारत के सैनिकों को, और 32,500 किलोमीटर वर्ग जो है चीन ले गया। मुझे नहीं पता उन हथियारों से क्या हो सकता था, लेकिन उस समय युद्ध के समय भी जिसको इंटरनल पॉलिटिक्स ज्यादा बेहतर लग रही थी, कांग्रेस आज भी वही है। मुकेश जी, आज की डिबेट में भी कांग्रेस वही है। आज की डिबेट में भी कांग्रेस को भारत की इंटरनल पॉलिटिक्स और पिटी पॉलिटिक्स, जिसमें ब्राउनी पॉइंट स्कोर कर सकते हैं, वो महत्वपूर्ण लगते हैं। भारत का यशोगान हो रहा है। भारत एकमात्र देश है जो 1 महीने में रूस के अंदर भी जाकर यात्रा कर आता है, वहां पर भी शांति का संदेश देता है, और यूक्रेन में खड़ा होकर भी कहता है ये युद्ध का नहीं, ये बुद्ध का समय है। ये केवल भारत कर पा रहा है। और इस भारत रावल जी अभी डिबेट में टाइम है, मैं दोबारा आऊंगा। कमर आगा साहब से एक महत्वपूर्ण टिप्पणी मैं लेना चाहता हूं। कमर आगा साहब, अभी जो प्रधानमंत्री मोदी आज वापस आ गए हैं, और जेलेंस्की जिस उम्मीद भरी नज़रों से मोदी से मिले, और जो बॉडी लैंग्वेज उनका दिखा, चेहरे पे जो भाव थे, वो देख करके ऐसा लग रहा है कि अब उनके पास कोई रास्ता नहीं है, और भारत को बड़ी उम्मीद भरी नज़रों से देख रहे हैं जेलेंस्की। क्या आपको लगता है कि जिस उम्मीद से जेलेंस्की मोदी की तरफ देख रहे हैं, वो उम्मीद उनकी पूरी होगी? क्योंकि अमेरिका में अभी चुनाव है, और अमेरिका 5 नवंबर के बाद, रिजल्ट आने के बाद, मैक्सिमम दिसंबर हम लोगों ने तय किया, दिसंबर के बाद से क्या अमेरिका लगता है कि अगर कमला हैरिस जीती या ट्रंप जीते, दोनों में ही अगर स्थिति, जो बाइडन हट चुके हैं, जो इनको सपोर्ट कर रहे थे, आगे बढ़ करके बहुत सारी चीज़ें जो बाइडन ने वो करी जो आगे बढ़ के अपनी तरफ से की गई थी, क्या आपको लगता है कि जेलेंस्की इस बात को भांप गए हैं कि 5 नवंबर के बाद से हमारे साथ जो है रूस बहुत ही बुरा करने वाला है? कमर आगा साहब, आपकी आवाज़ नहीं आ रही है, आप अनम्यूट करें अपने आप को। जी आ रही है। ये बायलैटरल रिलेशंस हैं जी, और इसमें रशिया के साथ हमारे बड़े घनिष्ठ संबंध हैं। रशिया हमारा टाइम टेस्टेड फ्रेंड रहा है हमेशा से। प्रधानमंत्री मोदी वहां जब गए थे तो वहां भी उन्हीं ने बात की थी, अमन शांति की। उन्हीं ने कहा था कि डिप्लोमेसी और से काम लीजिए, बातचीत से काम लीजिए, युद्ध बंद होना चाहिए, युद्ध का काल समाप्त हो चुका है, ये उन्हीं ने वहां भी कहा। ज़ेलेंस्की से भी उन्हीं ने इसी तरह की बातें की। उन्हीं ने कहा कि अमन शांति ही से कोई सलूशन निकल सकता है, इसके अलावा और कोई दूसरा चारा नहीं। ज़ेलेंस्की का मानना ये, उन्हीं ने ये कहा कि भारत एक बड़ा देश है, उसका इन्फ्लुएंस दुनिया में ज्यादा है, और भारत से कहा कि आप अब इसकी पहल कीजिए बातचीत की। यानी
मध्यस्थता अगर कुछ संभव है तो उसके लिए आप कीजिए। भारत की बेसिक नीति जो है वो ये है कि सभी देशों से अच्छे संबंध बनाना। हमारे अरबों से भी अच्छे संबंध हैं, इजराइल से भी हैं, ईरान से भी हैं, रशिया से भी हैं और अमेरिका से भी हैं और यूक्रेन से भी हैं। तो भारत एक मध्य पथ अपनाता है जिससे वो ये रहता है, उसकी कोशिश ये रहती है कि सभी के साथ अच्छे संबंध बने रहे, किसी के इंटरनल इश्यूज में वो ज्यादा इंटरफियर न करना चाहता है और वो ये चाहता है कि बीच में कि एक रास्ता निकाले। और अगर कहीं भी झगड़े हो रहे हैं, लड़ाई हो रही है या कुछ है तो उसके वो बात करता है कि अमन शांति। मोदी जी ने यही बातें वहां पे उनके साथ की, जेलेंस्की के साथ, और वो मुझे नहीं लगता कि इससे एक उनका रिलेशनशिप यूरोप और अमेरिका से, देखिए भारत एक बड़ी इकोनॉमी है, तकरीबन $4 ट्रिलियन की इकोनॉमी हो रही है। यूरोप अमेरिका कभी भारत के साथ ऐसा नहीं चाहेंगे कि भारत को छोड़ दें और कहीं और चले जाएं। उनका एक बड़ा ट्रेड है, 100, 150, 200 बिलियन डॉलर का उनके साथ है भारत का। तो भारत एक महत्वपूर्ण देश है और भारत साथ में ये भी रहता है कि भारत एक, इसको कहते हैं फाइन बैलेंसिंग एक्ट, जो इस समय मोदी जी इस समय ने किया है वहाँ यूक्रेन जाके, और रिश्तों को अच्छे बनाए। जो थोड़ी सी खटास आ गई थी उन लोगों के, वो सोच रहे थे कि भारत तरीके से अब रशियन कैंप में चला गया, भारत अब पश्चिम की तरफ नहीं देखेगा, तो उन्होंने साफ कर दिया कि भाई हमारी ये नीति नहीं बिल्कुल, है। क्योंकि जब यूनाइटेड नेशन में प्रस्ताव पास हो रहा था तो रूस के खिलाफ भारत ने जो है वो वोट नहीं किया था, वोट से वो बाहर हो गए थे, तो इससे एक मैसेज गया था। कमल नागा साहब, एक चीज़ कही, क्या मोदी इस पोजीशन को हासिल करने के लिए, इसमें आगे बढ़ने के लिए, क्या आपको लगता है कि जब 1.5 महीने पहले जब मोदी गए थे रूस, पुतिन से जब उनकी बातचीत हुई थी, क्या आपको लगता है कि अकेले में जो बातचीत हुई है, कोई ना कोई एक गारंटी कहे, एक मैंडेट कहे, जो शायद पुतिन की तरफ से मोदी को मिला हो, तभी मोदी आगे बढ़े हो इसमें? क्योंकि हम बढ़ें और हमारा काम नहीं हो, मोदी वैसा करते नहीं है। तो मोदी जिस चीज़ में हाथ डालते हैं उसमें लास्ट तक उसका रिजल्ट भी निकाल के लाते हैं। क्या आपको लगता है कि मध्यस्थ की भूमिका अगर मोदी करते हैं तो बीच का रास्ता बिना पुतिन के संभव नहीं है, बिना पुतिन की सहमति के? तो वो सहमति शायद मोदी को मिल चुकी है। अब मैं समझता हूँ सब ने दी है जी। पुतिन भी चाहते हैं कि पीस हो, जेलेंस्की भी चाहते हैं पीस हो, उसके लिए बहुत से स्टेप्स पहले उठाने पड़ेंगे। पुतिन ने जरूर उनसे बात की होगी, ये 1-to-1 बात हुई होगी, और जेलेंस्की ने भी जो प्रपोजल पुतिन ने दिया था उनको उन्हीं ने दिया होगा। जेलेंस्की का 10 पॉइंट प्रोग्राम है पीस का, उसमें से कितनी सहमति होगी, बहुत सी चीजें हैं। इंडिया की कोशिश ये है, पहली बात तो ये कि इंडिया जो है वो अंतर्राष्ट्रीय नियमों का पूरी तरीके से पालन करता है और चाहता है कि सभी देश पालन करें। वो किसी तरह का ऑक्युपेशन बर्दाश्त नहीं करता। रशिया ने जो जमीन ली है, भारत उसके खिलाफ उसने बात की कि आप ऑक्युपाई नहीं कर सकते यूनिलैटरली किसी की जमीन को, और ये अंतर्राष्ट्रीय नियमों के विरुद्ध है। तो क्या अब ये देखना है, बीच का रास्ता निकालना पड़ेगा, इसलिए कि रशिया तो इतनी जल्दी विड्रॉ नहीं कर सकता। तो क्या ये जमीन जो है कुछ ऑटोनॉमी, कुछ इस तरह की बात जैसे पहले चल रही थी उस तरह की होगी? तो कोशिश ये होगी कि जो दोनों के जो गैप्स हैं उनको पूरा करे। भारत अकेला देश है जिसके दोनों से अच्छे संबंध है, यूरोप और अमेरिका से भी है। इसलिए यूरोप भी चाहता है, अमेरिका भी चाहता है कि अगर कोई मध्यस्थता हो तो उसमें मोदी जी एक अच्छा रोल प्ले कर सकते हैं। जी, अगर साहब एक सवाल और कि बोन ऑफ कंटेंशन अगर बात करें तो वो तो नाटो का प्रेजेंस यूक्रेन में, इसकी वजह से लड़ाई शुरू हुई थी। क्या आपको लगता है कि ये एक बेसिक, अगर इसको लेकर, चूंकि अब अमेरिका पहले भी जो बाइडन के लड़ाई से बाहर हो जाने के बाद से शायद नाटो की वो पोजीशन वहाँ पर, वैसे भी जो सरकार वहाँ पर आने वाली है, चाहे कमला हैरिस आए चाहे वो है, तो वो शायद इस बात से अपने कदम वापस खींचे। तो ये एक जो है समझौते की जो मुख्य वजह है या मुख्य बिंदु ये हो सकता है कि नाटो को विड्रॉ कर ले अगर वहाँ से। दो चीजें हैं। एक और बात है, मिडिल ईस्ट के अंदर भी, यानी पश्चिम एशिया में भी एक बड़ी जंग की तैयारी चल। बिल्कुल, दो युद्ध एक साथ अफोर्ड करना बड़ा मुश्किल होता है। ऐसा लगता है कि जल्दी ही, कुछ ही समय में, कुछ ही महीने में, एक महीने डेढ़, इसलिए कि जिस तरीके का बंदोबस्त सेना कर रही है, जिस तरीके से अमेरिकन वहां पे आ रहे हैं, उनका जिस तरह के नेवल युद्धपोत वहां पे डिप्लॉय हो रहे हैं, उससे लगता है कि बहुत बड़ा है। उससे पहले अगर
ईरान से युद्ध होता है तो बहुत भयानक युद्ध होगा, इसलिए कि ईरान बहुत शक्तिशाली देश है और वो पूरे क्षेत्र में फैल सकता है, तेल की सप्लाई को भी डिस्टर्ब कर सकता है। अमेरिकन बेसिस उस क्षेत्र में लगभग हर देश में है, चाहे कुवैत हो, सऊदी अरेबिया हो, यूएई हो, कतर हो, और ये बहुत इंपॉर्टेंट देश है अमेरिका के लिए भी और पूरी दुनिया के लिए, क्योंकि तेल की सप्लाई लगभग 30-40% इधर ही से आती है और हमारी भी सप्लाई यहाँ के लिए भी आती है। तो बिल्कुल कमर बिल्कुल। और मोदी की शरण में आने के बाद ही जो युद्ध विराम जो है वो संभवेगा, इस तरीके का मैसेज जा रहा है। हालांकि इस मोदी के इस पोजीशन से विपक्ष जो है वो थोड़ा सा घबराया हुआ है, क्योंकि मोदी का कद अगर बढ़ता है किसी भी तरीके से तो उसका पॉलिटिकल नुकसान जो है वो विपक्ष को होगा। शायद यह एक मुख्य वजह है जिसकी वजह से विरोध किया जा रहा है। मैं वापस एक बार चलूंगा अपने पैनलिस्ट के पास, हमारे कांग्रेस से जो हमारे आशीष जी हमारे साथ, आशीष कोटारिया जो हमारे साथ हैं। आशीष जी, आप कुछ बोलना चाह रहे थे, मैंने आपको बीच में रोक दिया था क्योंकि मैं बीच में डिबेट को ओवरलैप नहीं करता। आप जो कहना चाहते हैं आप बोलिए, उसका जवाब मैं विदु रावल जी से लूंगा। जी आशीष जी। हम नरेंद्र मोदी जी से भयभीत नहीं है। यदि देश के प्रधानमंत्री वैश्विक स्तर पर जाके भारत की संप्रभुता का नाम रोशन करते हैं तो कांग्रेस पार्टी को कोई आपत्ति नहीं है, किंतु स्वयं के देश के अंदरूनी मामलों को, विशेष तौर पर एथनिक ओरिएंटेड कॉन्फ्लिक्ट को छोड़कर जब वे दूसरे देश का दौरा करते हैं तब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी को आपत्ति है कि हमारी संप्रभुता और टेरिटोरियल इंटीग्रिटी के ऊपर कोई अन्य देश यदि प्रश्न चिन्ह खड़ा करेगा तो यह कौन कर रहा है ये दूसरी बात। हाँ। दूसरी बात ये बात कर रहे थे कि नरेंद्र मोदी जी यूक्रेन गए हैं, वहां जेलेंस्की के साथ मुलाकात की, अच्छी बात है, डिप्लोमेटिक टाइट प्रोट है, बैलेंस डिप्लोमेसी को एस्टैब्लिश करने का अच्छा इनिशिएटिव है। लेकिन यही नरेंद्र मोदी जी की सरकार जब यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में रिजोल्यूशन पास हो रहा था कि टू कंडेम द रशियाज इन्वेजन ऑफ द यूक्रेन, तब नरेंद्र मोदी जी यानी कि हमारे रिप्रेजेंटेटिव ने यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में एब्सटेंशन फ्रॉम द वोटिंग पॉलिसी को अडॉप्ट किया था, व्हिच मींस वी डिड नॉट वोटेड अगेंस्ट द रशियाज इन्वेजन ऑफ द यूक्रेन। तो क्या कांग्रेस की सरकार रहती तो क्या वोट करती? कांग्रेस की सरकार रहती तो क्या वो एब्सटेंट नहीं करती? आप ये कह रहे हैं सर? हम हमारी गजब बात कर रहे हैं। ये विदेश नीति की बात है, आप गजब बात कर रहे हैं। आशीष जी देखिए, आपसी लड़ाई को सीमा के बाहर नहीं ले जाना चाहिए। ये आपसी लड़ाई है। सुन लीजिए, मुझे समझाने दीजिए। हमारे देश की विदेश नीति कार्य करती है नॉन अलाइन मूवमेंट पर। हम कदापि किसी देश का पक्ष नहीं ले सकते, किंतु जब देश में आप देख सकते हैं कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर किस प्रकार से, ये भी बताने दीजिए। अपनी ही बात का आपने ये किया। मुझे लगता है कमर आगा साहब ज्यादा बेहतर बता पाएंगे। कमर आगा साहब आप सुन रहे हैं, क्या आपको लगता है जो कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे हैं लॉजिकल है? कांग्रेस अगर मोदी जी की जगह है, मुझे लग रहा है कि कोई भी प्रधानमंत्री होता तो यही स्टैंड होता उनका। यही स्टैंड होता। कांग्रेस की ये पॉलिसी नहीं है कि रशिया को कंडेम करती, कांग्रेस पार्टी कभी नहीं ऐसा स्टेप लेती। हमारे बहुत पुराने उनके साथ संबंध हैं और दूसरी बात ये कि भारत इस झगड़े में नहीं पड़ना चाहता था। भारत अकेला नहीं है, जो ग्लोबल साउथ के अधिकतर देश हैं वो भारत के साथ, उन सब ने एब्सटेन किया जनरल असेंबली में भी। तो भारत का ये स्टैंड जो था अधिकतर देशों में, आप ज्यादातर देख लें, चाहे सऊदी अरेबिया जो कि बहुत घनिष्ठ मिल्क है अमेरिका का, उसने भी रशिया के इस युद्ध का खंडन नहीं किया, उसको भी कंडेम नहीं किया। और इसके अलावा दूसरे भी जितने देश हैं, अरब देश हों या दूसरे देश हों, इसमें बहुत कम देश हैं जो रशिया के खिलाफ बोले हैं यूरोप के अलावा। ये एक चार्ज है और कांग्रेस पार्टी की ये पॉलिसी या नीति मुझे नहीं लगती कि होती। अगर वो होती सत्ता में तो वो भी इस बात यही स्टैंड बिल्कुल मोदी जी ने ली। बिल्कुल कमर साहब, मुझे लग रहा है कि जो विदेश नीति होती है, विदेश नीति कोई एक दिन में तैयार नहीं होती है। कोई भी सरकार आकर के, ये एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। और मुझे लगता है कि जो पुरानी सरकारों में जो विदेश नीतियां चल रही थी उसी को कुछ मॉडिफिकेशन के साथ मोदी सरकार ने भी आगे बढ़ाया है। और इसलिए मोदी सरकार रहे, चाहे कांग्रेस की सरकार रहे, चाहे तीसरी कोई भी सरकार रहे, अभी जो स्टैंड लिया है मेरे ख्याल से भारत का स्टैंड वही होना चाहिए, क्योंकि ये भारत का स्टैंड होता है, किसी पार्टी का स्टैंड नहीं होता है। प्रोफेसर विदु रावल जी कुछ बोलना चाह रहे हैं। रावल जी। मैं बड़ी डिसरिस्पेक्टफुली, मैं माफी चाहूंगा, बड़ी रिस्पेक्टफुली जो है डिसएग्री करता हूं। कमल आगा जी को हम बचपन से सुनते, उनको देखते आए हैं। मैं आई फाइंड कि ऐसा नहीं होता। इसके लिए गट्स चाहिए। जब आफ्टर द फॉल ऑफ यूएसएसआर, जब यूएसएसआर जो है रशिया बन गया, उसके बाद से भारत धीरे धीरे से किस प्रकार से खुद को देख रहा था अमेरिका के पाले में जाता हुआ। ऐसी स्थिति में मैं नहीं लगता कि कोई कांग्रेसी सरकार ये गट्स दिखा पाती अंकल सैम के सामने खड़े होकर
एब्सटेन करने का। इसी प्रकार से जब ये भारत रूस के खेमे में, खुद को नॉन अलाइंड बोलते हुए रूस के खेमे में खड़ा दिखता था, तब मुझे नहीं लगता कि कोई कांग्रेसी सरकार ये गट्स दिखा पाती कि रूस का जिससे युद्ध हो रहा है उस यूक्रेन की भूमि पर पैर रखे। मैं एक केस इन पॉइंट बता सकता हूं, ऐसा कब हुआ था। खाड़ी युद्ध जब हुआ था, उस समय भारत के जब नागरिक स्ट्रैंडेड थे तो किन कारणों से दिक्कत आ रही थी, इसका एक बार विवेचना कर लीजिए, पता चल जाएगा भारत के अंदर किस प्रकार की पूंछ पैर के बीच में दबाने वाली कांग्रेस सरकारें रही हैं। उसमें और आज में ये बिल्कुल ठीक है, ये बड़े पहले समय से सुनते आ रहे हैं कि विदेश नीति एक कॉन्टिन्यूअस स्टेप होती है, लेकिन मोदी सरकार आने के बाद एक टेक्टोनिक शिफ्ट हुआ है। टेक्टोनिक शिफ्ट है ये, और टेक्टोनिक शिफ्ट क्या है कि भारत पहले जो है दूसरे देशों के दबाव में राजनीति करता था, उसके बाद जो है भारत जो है आज के समय मोदी युग में जो है भारत अपनी शर्तों पर करता है। भारत अगर सस्ता तेल यूक्रेन से मिलता है तो भारतीयों को और भारत को लाभ पहुंचाने के लिए सस्ता तेल रूस से भी खरीदने के लिए खड़ा है। बेशक पूरी दुनिया उसके बारे में समय की कमी है सर, समय की कमी है हमारे पास। आपने चूंकि आगा साहब की बात पे आपत्ति जताई, मैं चाहता हूँ आगा साहब कुछ बताना चाहेंगे। आगा साहब नहीं, अच्छी बात बताई, कोई मैं प्रॉफिट तो हूं नहीं कि मैं जो कहूंगा वो सही होगा, लेकिन ये है कि मैं समझता हूँ कि कांग्रेस पार्टी अगर सत्ता में होती तो यही स्टैंड लेता जो मोदी जी ने लिया था, और ये देश की हित की बात है। और भारत की जो राजनीति है मोदी जी की खासतौर से, वो है कि नेशनल इंटरेस्ट यानी भारत के हित में काम करना। और इसी को देखते हुए भारत के ऊपर बहुत प्रेशर आया था कि वो रशिया से तेल न ले, मगर उसके बाद भी भारत ने तेल रशिया से लिया। और उसके अलावा यही नहीं बल्कि मोदी जी स्वयं रशिया गए भी, गले भी मिले उनसे, और उसको उन्हीं ने आके डिफेंड भी किया। और फिर उसके बाद वो बाद में अब यूक्रेन भी गए हैं, यूक्रेन में भी उन्हीं ने वहां जाके मिले और बात की, ताकि दुनिया को ये बताना चाह रहे थे, मेरा ख्याल है कि देखिए हम पक्ष में नहीं है, हम अमन शांति चाहते हैं। बिल्कुल अमन शांति चाहते हैं, और जो रास्ता है वो अमन शांति से ही निकल सकता है। खासकर उन्होंने यह भी कहा कि युद्ध के मैदान में और बारूद और गोले के बीच में कोई भी शांति वार्ता जो है वो सफल नहीं होती है। मुझे लग रहा है कि इस मैसेज को पूरी दुनिया ने समझा होगा। मैं एक बार आशीष जी के पास वापस चलता हूँ। आशीष जी, क्या आपको, जी विदु जी मैं आऊँगा आपके पास, 2 मिनट कुछ आशीष जी बोलना चाह रहे थे, बीच में रोका था मैंने इनको। आशीष जी अपनी बात पूरी कर लीजिए, फिर मैं विदु रावल जी के पास जाऊँगा। देखिए, अवश्य हमारी बात यही थी कि जब आप नॉन अलाइंड मूवमेंट की बात करते हैं तो उसी विदेश नीति पर कायम रहना चाहिए। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में आपका आप उसी चीज को रिपीट कर रहे हैं। देखिए नहीं, मैं रिपीट नहीं कर रहा हूं सर, मुझे इंटरकनेक्ट करने दीजिए 1 मिनट सर, आप इंटरप्ट मत कीजिए। ठीक है, चलिए बोलिए। दूसरी बात, जब आप बात कर रहे थे कि मोदी सरकार आने के बाद सर्वप्रथम तो यह एनडीए सरकार है, और आप विदेश नीति की बात कर रहे थे, मुझे बताइए आज भारत के पड़ोसी मुल्क के साथ कौन सा ऐसा देश है जिनके साथ हमारे विदेशी संबंध अच्छे हैं? पाकिस्तान की तो बात दरकिनार कर सकते हैं, श्रीलंका ले लीजिए, म्यांमार ले लीजिए, मालदीव ले लीजिए, बांग्लादेश तक ले लीजिए, कि क्या हालात वहां पर पैदा हुए थे? इसके लिए कौन जिम्मेदार है बताइए। आप जब विदेश नीति की बात करते हैं तो यह विदेश नीति नरेंद्र मोदी जी ने खड़े की है पिछले इतने वर्षों में, और यूपीए का कार्यकाल देख लीजिए, वर्ष 2000 सबका देखने का अपना अलग अलग नजरिया होता है। प्रोफेसर विदु रावल जी हमारे साथ हैं, जवाब दे देंगे आपको। रावल साहब, दो छोटी सी केवल बातें। भारत ने पोखरण 1 किया था, हमने परमाणु परीक्षण किया था, और उसके बाद किस प्रकार से वैश्विक दबाव के अंदर आकर श्रीमती इंदिरा गांधी जी, द आयरन लेडी, दैट्स व्हाट कांग्रेस कॉल हर, वो जो है पूरी दुनिया के सामने ये सफाइयां देती फिरी थी कि ये सिविलियन न्यूक्लियर प्रोग्राम, प्लीज रुक जाइए आप। बिल्कुल देखिए हमारे पास समय की कमी है, 30 सेकंड में प्रोग्राम को वाइंड अप करना, जल्दी आप कहिए प्लीज। उसके बाद जो है उसके बाद अगले 20 साल तक हमने एक 1971 में पाकिस्तान जो हार चुका था युद्ध, जिसने कहा था पाकिस्तान विल ईट ग्रास बट मेक एटम बम, हमने उसको मौका दिया। और जब तक पोखरण 2 हुआ तब तक पाकिस्तान ने भी तब तक न्यूक्लियर अपने बम्स जो है, एटम बम्स जो है डेवलप कर लिए। दूसरा छोटी सी बात ये है, ये जो नॉन अलाइंड की बात करते हैं ना मूवमेंट, ये केवल लकीर की फकीर की बात करते हैं। भारत अपनी शर्तों पर कर पाया इसलिए क्योंकि भारत ने गट्स दिखाए हैं, और भारतीयों ने बिल्कुल भारत ने गट्स दिखाया है, इसीलिए अपनी शर्तों पे ये सारी चीजें कर पाए। हमारे साथ जुड़ने के लिए आशीष जी आपका, विदु रावल जी आपका, और
कमर आगा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े और अपनी महत्वपूर्ण बातें हमारे दर्शकों के साथ आपने साझा की। हमारे जितने भी दर्शक इस प्रोग्राम को देख रहे होंगे उनको पता चल रहा हो कि भारत ने जो भी किया वो अपनी शर्तों पर किया, और पूरी दुनिया ही नहीं, केवल जेलेंस्की नहीं, पूरी दुनिया भारत की तरफ बड़ी उम्मीद भरी नजर से देख रही है कि अगर कोई युद्ध विराम कर सकता है तो सिर्फ और सिर्फ जो है वो भारत कर सकता है, मोदी कर सकता है, और पूरी दुनिया इसी नजर से अभी इस पूरे मसले को देख रही है। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।